हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव पुस्तक को देख रहे थे, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संगम काल। प्राचीन भारत से हम लोग शुरुआत किए थे। आज का टॉपिक है संगम काल। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है एलारा, कारिकाल, सेन गुडवन और नेदून जेरल आदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध कौन है वह चेर शासक? तो वह है सेन गुडवन, जिसने पत्नी या फिर कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से मंदिर का? कनगी मंदिर का निर्माण कराया था। इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। और यही लाल चेर के जो नाम से जाने वाले हैं सेन गुडवन, यह पहले ऐसे चेर शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत से चीन के लिए दूतावास भेजने वाला वह पहला राजा था। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से या फिर ईसाई से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है जैन से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ है यह। और यह जो जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है। यह जैन मुनि तिरुतक देवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। इसमें जो कवि है, कवि ने जीवक नाम, ये जो जीवक लिखा हुआ है, इन्हीं के जीवक नाम राजकुमार का जीवन वृत्ति प्रस्तुत किया है इस ग्रंथ में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? देखिए प्रश्न यहाँ पे आ गया दोस्तों। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, ये जैन से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि शिल्पाधिकारम और मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ यह किससे संबंधित है? दोनों के दोनों तमिल का गौरव ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया इनका संबंध किनसे है। तो इसका तो जीवक का तो संबंध है जैन से, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है इन दोनों के बारे में, तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोल्कापियम। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। संगम युगीन व्याकरण रचना जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है वह है तोल्कापियम। तोल्कापियम जो है द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसमें संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कदम। कदम का जो है उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। तो इनका उल्लेख किसका इसका हुआ? तो चेर का, चोल का और पांड्य का, इन तीनों का इस संगम साहित्य में उल्लेख किया गया। लेकिन कदम जो है, कदम राजवंश, इनका इसमें उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। अगले प्रश्न को देखते हैं, संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था? तो यह विख्यात था दोस्तों कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरायूर क्या था? संगम काल में या संगम युग में कपास के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था उरायूर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने इससे पहले भी तोल्कापियम के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे पूछा गया यह इसका संबंध किससे? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण काव्य से या फिर उपयुक्त इन सभी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तोल्कापियम जो है यह व्याकरण और महाकाव्य से इसका संबंध है। तोल्कापियम जो है द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल, यह किस भाषा में है? ग्रीक में, तमिल में, तेलुगु में या फिर पाली में? तो इसका संबंध जो है भाषा किस भाषा से है? तो ये तमिल भाषा से इसका संबंध है। धार्मिक ग्रंथों का जो संकलन है कुरल, इसका किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में। प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तो तिरुवल्लुवर। इसका लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे तिरुवल्लुवर। कुरल के लेखक हो जाएंगे तिरुवल्लुवर। अगले प्रश्न को है देखते हैं,
किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये पांड्यों का आयोजन किया गया है। किस राज्य का? तो पांड्य राज्य का आयोजन किया गया। किस संगम युगीन राज्य के? तो पांड्य राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है। प्राचीन दक्षिण भारत में आयोजित 3 संगम जिन्हें लोकप्रिय रूप से मुच्छागम कहा जाता है, इस संगमों का विकास जो है मदुरई के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने उल्लेख किया है कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो यह उल्लेख किया है मामूल नार ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मामूल नार ने उल्लेख किया कि नंदो ने अपना कोष जो है गंगा की धारा में छिपा रखा है। अगला प्रश्न में हमसे सूची मिलान करने को पूछा जा रहा है दोस्तों कि सूची मिलान करना है। पहले सूची में राज्यों के बारे में दिया हुआ है और दूसरे सूची में राजकीय इसके चिन्ह है, इनका मिलान करना है। जो चेर राज्य है इनका राजकीय चिन्ह क्या है? तो धनुष है। चोल का राजकीय चिन्ह हो जाएगा बाघ और पांड्य का राजकीय चिन्ह हो जाएगा मछली। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2 और सी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा दोस्तों सूची मिलानी है, लेकिन इसमें पहले सूची में पुस्तक दिया हुआ है और दूसरे सूची में उसके पुस्तक के लेखक के नाम दिए हुए, उनका मिलान करना है कि इसके लेखक कौन है। तो पहला है तोल्कापियम। तोल्कापियम के लेखक है तोलकपियर। ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। शिल्पादिकारम के लेखक हो जाएंगे इलांगो आडिगल। मणि मेकलई के लेखक हो जाएंगे शीतलय सतनार। जीवक चिंतामणि के लेखक हो जाएंगे तिरुत्तकद देवर। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा सूची मिलाना है, जिसमें क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरे सूची में इनका अर्थ दिया हुआ है और इनका मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं इनके क्षेत्र का अर्थ से। कुरिंजी का अर्थ यहाँ पे हो जाता है दोस्तों पहाड़ी। पालाई का अर्थ हो गया यहाँ पे मरुभूमि या फिर निर्जन स्थल। मुल्लाई का अर्थ हो जाएगा जंगल। मरुदम का अर्थ है कृषि भूमि और नेउल का अर्थ है तटीय प्रदेश। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सूची मिलानी है, तो इनका मिलान करना है। पहले सूची में दिया हुआ है दोस्तों संगम के नाम और दूसरी सूची में दिया गया इनके अध्यक्ष। प्रथम संगम जो है ये किसकी अध्यक्षता में की गई? तो अगस्त के। द्वितीय संगम जो है यह अगस्त एवं तोल्कापियर इन दोनों के अध्यक्षता में की गई थी और तृतीय संगम जो है यह नकीरत के अध्यक्षता में किया गया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कप्पाटपुरम या फिर अलवै में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो यह एकमात्र शेष ग्रंथ हो जाएगा तोल्कापियम। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा तोल्कापियम। तोल्कापियम की रचना किसने किया था? तो तोल्कापियर ने किया था। किसने? तोल्कापियर ने किया है। यह एक प्राचीन तमिल साहित्य है। कौन सा साहित्य है? तो यह तमिल साहित्य है, प्राचीनतम ग्रंथ है यह। इसकी रचना सूल सैत्री में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि के ग्रंथ है। इसका जो प्रबंध है 3 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो यह किस ऋषि के बारे में कहा जाता है? तो यह ऋषि अगस्त के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। जिस समय उत्तर भारत मना आर्य लोग निवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण द्रविड़ संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति का अगस्त ऋषि द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो किसके दरबार में भेजा था? तो पांड्य नरेश के दरबार में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, पांड्य नरेश के दरबार ने। नेक्स्ट है हमारा, तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तिरुवल्लुर की जो रचना है कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है?
तो इसे कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है कुरल या फिर मोपाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिल्पादिकारम को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। शिल्पादिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? यहाँ पे तमिल काव्य का इलियड पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे ओडिसी। तो ओडिसी कहा जाता है मन्नी मेकलई को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मन्नी मेकलई को ओडिसी कहा जाता है और शिल्पादिकारम को क्या कहा जाएगा? तो इलियड कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कारिकाल, सेन गुटवन, नेडुंजेलियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारिकाल। ऑप्शन ए हो जाएगा। कारिकाल ने इसकी स्थापना की थी। पुहर या फिर कह लीजिए कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में प्रख्यात शासक दिए, उनका मिलान करना है। चेर के शासक कौन थे? तो सेन गुटवन। चेर के शासक कौन है? सेन गुटवन। और चोल के शासक है कारिकाल। और पांडे के हो जाएंगे नेडुंजेलियन। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस एक ऐतिहासिक स्थान है जो केरल में पेरियार नदी के तट पर कोचीन के समीप बसा हुआ है। यह जो मुजरिस है यह कहाँ बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है आपका केरल के पेरियार नदी पे। केरल के किस नदी के किनारे? तो पेरियार नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो यह कहावत है कावेरी डेल्टा के बारे में कहा गया है कि ये जो कावेरी डेल्टा है या इसकी जो डेल्टा की जो जितनी भी भूमि है, इस जमीन में एक हाथी जितना लेट सकता है उतनी जमीन पर 7 आदमियों का पेट भी भर सकता है। यह इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, कावेरी नदी के डेल्टा पर एक अच्छी खेती होती थी, इसलिए इसका यह कहावत इसलिए कहा गया कावेरी डेल्टा के बारे में। अगला प्रश्न है, प्लिनी के ग्रंथ में एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो यह कोलचा से निकलते थे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कोलचा से। नेक्स्ट है हमारा, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था विरकल या फिर नाडुकल। विरकल या नाडुकल किसे कहा जाता था? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था विरकल या फिर नाडुकल। नेक्स्ट है, प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो यह स्कंद या फिर कार्तिकीय देवता के सदृश हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, कौन एवं मनन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए एक रूट से सही उत्तर बताना है। तो केवल जो आपके तोडी जो हो जाएंगे, तोंडी और मुसीरी जो है, यह दोनों के दोनों संगम कालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। बाकी ये जो दोनों है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं थे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का संगम काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।